I am taking your HRM. Now your first topic is concept of HRM. Okay, let's start with the concept first. ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि HRM बेसिकली है क्या. अगर हम इसको एक वर्ड में समझे तो ह्यूमन रिसोर्सेज are like natural resources. They are often buried deep. You have to go looking for them. They are not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves. Basically, human resource management is nothing but the management of human resources. The true strength of any organization is its manpower, and a good manpower is the result of a good HR team. Basically ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है. जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज, जितना भी स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसके बाद जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहे हैं, वो सारे HRM के अंदर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो बेसिकली इसकी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन इट्स मैन पावर एंड गुड मैन पावर इज द रिजल्ट ऑफ गुड HR टीम. अगर मैन पावर अच्छी होगी तो इससे हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स क्या मिलेंगे कि हमारी अच्छी HR की गुड टीम क्रिएट होगी, और जितनी अच्छी टीम क्रिएट होगी हम उतनी ही इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. ओके, now HR is primarily concerned with the management of people within organization, focusing on policies. HR departments and units in organizations typically undertake a number of activities including employee benefit design, employee recruitment, training and development, performance appraisal and rewarding. बेसिकली इसमें सारी चीजें कवर कर दी. अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली इज द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अब उसमें रिसोर्सेज क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर डूइंग दैट. ठीक है, तो इट इज प्राइमरी कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल. पहला काम इसका क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सेकेंड, कौन किस किस चीज पे फोकस करना है इसका? जितनी भी HR की पॉलिसीज होंगी ह्यूमन रिसोर्स की, जितने HR डिपार्टमेंट्स हैं एंड जितनी यूनिट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली ये सारी यूनिट्स जो हैं, डिपार्टमेंट्स है, यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है इनका? सारी एक्टिविटी, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट डिजाइन हो गया, एम्प्लॉयमेंट का रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ये सारे काम HR एक्टिविटीज में आते हैं. ठीक है, नाउ ह्यूमन रिसोर्स also concern itself with organizational change and industrial relations. That is the balancing of organizational practices with requirements arising from collective bargaining and from governmental laws. Basically ये था concept कि HRM basically है क्या. Now it is also responsible for the attraction, selection, training, assessment and rewarding of employees while also overseeing organizational leadership and culture. Now comes to the human resource management skills. Human resource management skills. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स में बेसिकली क्या आएगा? लिविंग विद इन अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एनवायरमेंट डिटरमाइंस द नीड ऑफ द स्पेसिफिक स्किल्स. नाउ वी आर डूइंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स. लिविंग विद इन अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एनवायरमेंट डिटरमाइंस द नीड ऑफ द स्पेसिफिक स्किल्स. Managing human requires a specific set of skills that are very different from those required from managing machines. अब बेसिकली इसमें हम सारी स्किल्स की बातें करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कौन कौन सी स्किल्स होती हैं. बेसिकली दीज स्किल्स इंक्लूड परपेचुअल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स,
administrative skills, communication, interpersonal, behavioral, soft skills, human skills, technical skills, project management skills. ये बेसिकली सारी वो स्किल्स है जिसके अंडर आती है. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो द फर्स्ट इज द परपैचुअल स्किल्स. It relates to how human perception work and need for the personnel had to possess the skill to correctly perceive the minds of the staff and also have a vision for future personal aspects of the organization. Basically इसमें क्या आता है perpetual skills में कि बेसिकली परसेप्शन होता है कि एक तरीके से अपने आपका देखने का नजरिया क्या है किसी चीज को. तो वो यही बात कह रहा है कि परसेप्चुअल स्किल्स क्या होते हैं. हर एक इंसान की अपनी अपनी परसेप्शन होती है, सबका अपना अपना नजरिया होता है. तो बेसिकली परसेप्चुअल स्किल सबकी अपनी अपनी होती है. तो इट रिलेट्स टू हाउ ह्यूमन परसेप्शन वर्क्स, कि कैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी अपनी परसेप्शन वर्क करती है. एंड नीड फॉर द पर्सनल हेड टू पोजेस अ स्किल to correctly perceive the minds of the staff and have a vision for future personal aspects of the organization. कि अगर आपका परसेप्शन कैसा है एंड आपका क्या विजन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेकर. ठीक है. नाउ द सेकंड टॉपिक इज एनालिटिकल स्किल्स. अब आता है एनालिटिकल स्किल्स क्या होता है. इट रेफर्स टू द caliber of the HR manager to analyze people, situations, and events at the micro and macro level and reach a conclusion or decision only after having done the analysis. Basically इसमें क्या बात की गई है, इसमें हम HR मैनेजर की कैलिबर की बातें कर रहे हैं कि उसका क्या कैलिबर है लोग पीपल को एनालाइज करने का, सिचुएशन को एनालाइज करने का, और जो भी माइक्रो मैक्रो छोटे बड़े लेवल पे जितने भी इवेंट्स हैं उसको एनालाइज करने का, एंड रीच अ कंक्लूजन और डिसीजन आफ्टर ओनली हैविंग डन द एनालिसिस. अब ऑब्वियसली उसने जो एनालिसिस किया उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, तो वो किस तरीके से सारी चीजों को एनालाइज करता है एंड देन रीच अ कंक्लूजन एंड फाइनल टेकिंग द डिसीजन, कि वो कैसे डिसीजन लेता है चीजों को एनालाइज करके एंड कंक्लूड करके, कि कंक्लूड करके उसको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं बेसिकली. ठीक है. नाउ द थर्ड टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. These skills relate to administrative work relating to correspondence, reply of mails, responding to queries, writing reports, and making proposals, designing the appointment letters, etc. Basically, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या होती है एक एचआर मैनेजर की. बेसिकली उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में क्या आता है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो कर सकता है. बेसिकली उसमें जितने भी एम्प्लॉयज एचआर में लगे हुए हैं उसमें वो क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं, जैसे रिप्लाई ऑफ मेल्स, किसी रिस्पॉन्डिंग टू किसी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना, रिपोर्ट राइटिंग, कोई प्रपोजल्स बनाना, कैसे अपॉइंटमेंट लेटर को डिजाइन करना है. ये सारे काम जो आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है. तो एक तरीके से क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं उसके अंदर. These are the administrative skills. Okay. Now the next is communication, interpersonal, behavioral, soft skills. Understanding of holistic communication patterns and environment within the organization help in making the environment more congenial to work. Every manager must be well equipped with both communication as well as soft skills. Basically इसमें क्या बात की गई है कि कैसे how to understand the holistic communication pattern, क्या environment है हमारे organization का, इस चीज को understand करके how to communicate with other colleagues, these are called the communication skills. Now the next is human skills. Human skills, it is always the leader's energy that motivates people's energy to work and learn. This skill also helps to deal with humans, their vulnerabilities and their strengths. The good interpersonal relation
is foundation to strong values in the organization. Though there is an overlapping between communication and human skills. ह्यूमन स्किल्स में उसने क्या बोला कि ये ना एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो कैसे अपने जो साथ काम कर रहे अपने टीम मेंबर्स को कैसे वो मोटिवेट करता है टू वर्क एंड लर्न द थिंग्स. ओके, लेट मी क्लोज द कैमरा. ओके, इसमें बेसिकली क्या आता है कि कैसे लीडर जो आपका है वो आपको मोटिवेट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, कैसे वो हमें एनर्जेटिकली, कैसे हमें वो enthusiastically हमें बोलता है कि वो कैसे हम लोगों को चीजें सीखनी है. These are the human skills. These skills also help to deal with human their strengths. Now the next is technical skills. Technical skills relate to the manager possessing the knowledge of professional qualification that he/she has acquired. The skill is required more at the time of entry to the organization, as focus of the interview remains on technical expertise of the incumbent. अब आती है टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं. ये रिलेट करती है मैनेजर को जिसके पास सारी नॉलेज होती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, दैट शी हैज एक्वायर्ड, जो उसने एक्वायर की होती है, सीखी हुई होती है. ये कब काम आती है? This skill is required more at the time of entry to the organization. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो बेसिकली आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, एंड एज द फोकस ऑफ इंटरव्यू रिमेन ऑन टेक्निकल एक्सपर्टाइज. जैसे कि आपको बताया, द फोकस ऑफ इंटरव्यू रिमेन्स ऑन द टेक्निकल एक्सपर्टाइज. तो दीज आर द टेक्निकल स्किल्स. यू नो ऑल दीज स्किल्स लाइक टेक्नोलॉजीज. आपको ट्रेनिंग की, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है जब आप एंटर करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसीलिए इस वर्ड को यूज किया गया है कि एट द टाइम ऑफ द एंट्री यू हैव टू गेट द स्किल्स. ओके, नाउ द लास्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स. अब आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है. द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. Success of any project depends on how efficiently the HR manager has undertake his or her role. इसमें बेसिकली क्या बात की है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, जैसे एक एग्जांपल है, तो उस प्रोजेक्ट की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से काम किया. तो ये वही बात बोल रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स बेसिकली ये है कि द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट जो है डिपेंड करता है अपॉन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन. जो एचआर मैनेजर्स ने उस पर काम किया, उसके बाद जो उसने सेटिस्फेक्शन गेन की आफ्टर डूइंग दैट वर्क ऑन प्रोजेक्ट, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, कि उसने किस तरीके से चीजों को मैनेज किया. The success of any project depends on how efficiently HR manager undertake his or her role. कि उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो उस प्रोजेक्ट पे वर्क करते हुए उसे कितनी एफिशिएंटली काम किया, कैसे अपना अच्छे से रोल निभाया, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स. नाउ डन विद दिस स्किल. अब एक आता है सॉफ्ट स्किल्स. बियॉन्ड द ऑल स्किल्स यू मस्ट हैव सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल इज सिनोनिम of people skills. The term describes those personal attributes that indicate a high level of emotional intelligence. ये बेसिकली ये क्या कह रहा है कि सॉफ्ट स्किल्स इज लाइक अ पीपल स्किल. पीपल स्किल का मतलब क्या कह रहा है, वो जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे अंदर जो इंडिकेट करते हैं हाई लेवल ऑफ हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को. Unlike hard skills, which describe a person's technical skill set and ability to perform specific tasks, soft skills are broadly applicable across job titles and industries. It is often said that hard skills will get you an interview, but your soft skills to crack the interview and keep the job. ये क्या बोल रहा है, हार्ड स्किल्स आपको हेल्प करती है कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हो बेसिकली.
हार्ड स्किल्स आर बेसिकली कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हो, लेकिन उसको क्रैक जो करना है, इंटरव्यू को किस तरीके से क्रैक करना है, कैसे यू विल गेट द जॉब, दैट इज द सॉफ्ट स्किल्स. ओके, नाउ गुड मैनर्स, optimism, common sense of humor, empathy, and the ability to collaborate and negotiate are all important soft skills. एक तरीके से आपको एग्जांपल दे दी क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स होती है. ये हमारी, मैंने बताया पीपल स्किल्स क्यों बोला इसको, ये पर्सनल, हमारी इंटरनल होती है, पर्सनल होती है. जैसे गुड मैनर्स एग्जांपल में क्या हमारा ऑप्टिमिज्म है, क्या वी हैव द कॉमन सेंस, अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एम्पैथी, किसी चीज को लेकर हम कितने एम्पैथेटिक हैं, एंड एबिलिटी हाउ टू कोलैबोरेट एंड नेगोशिएट. These all are the examples of soft skills. Now the next topic is evolution of HRM. Now your third topic is evolution of HRM. The key to being an effective leader is to have a broad aspect of styles and to use them appropriately. Skills are the corporate strengths which include conceptual, analytical, administrative, interpersonal, technical skills. Napoleon has pointed out 90 attributes to be a successful leader. However, these have been broadly classified into the above stated skills. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि कौन कौन सी हमारी ह्यूमन सोर्स स्किल्स होती हैं. तो उसने ये बताया कि नेपोलियन ने ना 90 एट्रीब्यूट्स बनाए हैं टू बी ए सक्सेसफुल लीडर, एंड उन एट्रीब्यूट्स को, ये जितनी भी स्किल्स मैंने आपको पहले बताई हैं उसमें उसने डिफाइन किया 90 एट्रीब्यूट्स को सारी स्किल्स में. मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया. हाँ जी, सॉरी. ओके, अब हम कहा थे इवोल्यूशन पे. तो हमने क्या बताया, मैंने अभी आपको जितनी भी स्किल्स अभी हमने पढ़ी एचआरएम की, सॉफ्ट स्किल, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरपर्सनल, टेक्निकल स्किल, ये सारी स्किल्स जो है एचआर स्किल, नेपोलियन ने 90 एट्रीब्यूट सेट किए थे, बनाए थे कि टू बी अ सक्सेसफुल लीडर. तो उसने 90 एट्रीब्यूट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया इन सारी स्किल्स में जो हमने पहले पढ़ी है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज staff. Staff line and staff organization is a modification of line organization and is more complex than line organization. According to this, administrative organization, specialized and supportive activities are attached to the line of the command by appointing staff supervisors and staff specialists who are attached to the line authority. बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से कि एज पर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप लोगों को एक सपोर्टिव, बेसिकली जो स्टाफ एक्टिविटीज है ये है कि आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो, कैसे सपोर्टिंग एक्टिविटीज अटैच है हमारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन से. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोगों को एक लाइन ऑफ कमांड दी जाती है, लेकिन स्टाफिंग में क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टाफ सुपरवाइजर, स्टाफ स्पेशलिस्ट आर अपॉइंटिंग, जो हमें इन लाइन ऑफ कमांड में हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, who are attached to the line authority, जो कि लाइन अथॉरिटी से अटैच्ड होता है. ठीक है. Now the power of command always remain with the line executives and staff supervisors guide, advise and counsel the line executives. जो पावर ऑफ कमांड है वो किसके साथ रहती है, हमेशा लाइन एग्जीक्यूटिव्स के साथ ही रहती है, एंड जो स्टाफ सुपरवाइजर जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो जस्ट एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव्स को. ये काम है स्टाफ का, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का. एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन का काम बेसिकली क्या, उसके साथ वो कमांड करते हैं एक तरीके से. क्लियर. नाउ शेयर्ड वैल्यूज, थर्ड टॉपिक इसमें आता है शेयर्ड वैल्यूज. हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इनमें बेसिक चीजें समझ रहे हैं. शेयर्ड वैल्यूज आर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज दैट आर यूजुअली डेवलप्ड बाय द organization's leadership and then adopted by the other members of the organization.
शेयर्ड वैल्यूज बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज होती हैं जो डेवलप कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, लेकिन और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर होते हैं वो उसे अडॉप्ट करते हैं। मतलब बेसिकली डेवलप की लीडर ने, बाकी सब जितने भी मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन में वो सब उसको अडॉप्ट करते हैं। नाउ दीज वैल्यूज आर शेयर्ड and followed by all the members of the organization when acting on the behalf of the organization. They may also be referred to as core values. इनको शेयर वैल्यूज को आप कोर वैल्यूज भी कह सकते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं ये इनिशिएट हुई है, कोर है। बेसिकली किसने इनिशिएट किया है? ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने, एंड ये सारे मेंबर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के उनमें शेयर की गई है और वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, these are also known as core values. Now the next topic of your syllabus is features of human resource management. Human resource management Now, the features of human resource management. Human resource management is future and people-oriented, continuous, all-pervasive, comprehensive developmental function, which is both as science as well as art. And basically, इसमें सारे features पढ़ेंगे हम. The first feature is human resource management is future-oriented. The most integral part of human resource management is to prepare the task force for future. It also involves preparing the workforce for combating challenges posed by the ever-changing dynamic environment. बेसिकली वो इस बात से ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब क्या है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें चेंजेस करने की जरूरत है एज पर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, तो हमारा जो वर्कफोर्स है वो इस तरीके से डिफाइंड होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो जितने भी चैलेंजेस इन फ्यूचर में आएंगे वो उसको कम्बैट, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो दैट इज द फ्यूचर ओरिएंटेड। तो इसलिए हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि ऊपर ही डिफाइन हो गया, जब ये फ्यूचर ओरिएंटेड है तो कंटिन्यूअस होगा ऑटोमेटिकली। क्यों? जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं हम वैसे वैसे अपने आप को भी चेंज करते जा रहे हैं उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जिस तरीके से हम जैसे जैसे एनवायरनमेंट वर्क कर रहा है उसी तरह हम भी तो अपने आप पे कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, हम भी तो कंटिन्यूअस चेंजेस कर रहे हैं अपने अंदर। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, चैलेंजेस हार्ड होते जा रहे हैं। तो उन हार्ड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ कि हम लोगों को उस चैलेंजेस को कैसे मीट करना है। तो इसलिए इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। Although मैं इसमें से पढ़ती हूँ, although one may feel that HRM function starts from attracting and ends exit interviews, but actually it is a continuous and ongoing process. इन्होंने लाइन की कि जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि स्टार्ट होता है अट्रैक्शन से और एंड एक इंटरव्यू पे हो जाता है, लेकिन पर स्टिल ये कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने एक बंदा अपॉइंट कर लिया आफ्टर इंटरव्यू तो काम खत्म, उसको ऑनगोइंग, उस पर ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। क्या? उस पर कंटिन्यूअस उसको अपडेशन रहना पड़ता है कि कैसे कैसे हमें एनवायरनमेंट के साथ चलना है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज थर्ड पॉइंट इज HRM इज पीपल ओरिएंटेड। ये भी नाम से स्पेसिफाइड है, हमने भी क्या पढ़ा था, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इट इज अ पीपल ओरिएंटेड। As the name only suggests कि HRM deals with the human being right from recruiting to managing, training and retaining etc. Therefore it is a people oriented. रिक्रूटमेंट से लेके मैनेजमेंट तक, ट्रेनिंग से लेके डेवलपमेंट तक, रिटेंशन तक, ये सारा काम किस पे? ह्यूमन बींग्स पे हो रहा है। तो इट इज अ पीपल ओरिएंटेड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज HRM is an all
परवेसिव फंक्शन। परवेसिव क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजों में डला हुआ है, सारी पॉलिसी, सारे डिपार्टमेंट, सारे यूनिट्स को देखता है, जैसे कि मैंने पीछे डिफाइन किया। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट बहुत सारे फंक्शंस करता है ना, दैट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। HR function is not only present in an all organization all over the world, but glimpse of this function can be seen even in households when recruitment is done at a very lower level. उसने बोला जैसे कि ये केवल ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड ही काम करता है, यहाँ तक एक छोटे लेवल पर भी जब हमें रिक्रूटमेंट करना होता है तब भी ये फंक्शन देखा जाता है, परवेसिव फंक्शन। बेसिकली ऑल परवेसिव मीन्स होता है अकरिंग और हैविंग एन इफेक्ट थ्रू और इनटू एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, कि कहीं ना कहीं थ्रू आउट ये सारी चीजों में लगता है। नाउ द नेक्स्ट इज HRM is a comprehensive function. As an HRM manager plans, organize, direct, staffing, coordinating and controls the workforce. Basically वो इतने सारे functions perform करता है सारे manager, तो basically जितने, तो एक तरीके से it is a comprehensive, कि हमारा जो HRM है वो बहुत comprehensive function perform करता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, डायरेक्ट भी करता है, स्टाफिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। तो बेसिकली दीज आर ऑल द कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। HR basically involves complete developmental aspect of human resource by way of training, grooming, etc. Accordingly, it is a developmental function of management. जैसे कि हमें भी पता है, हमने अभी भी बोला कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्यों? कहीं ना कहीं आप जो बंदे जिनका अभी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपका देखा जाए तो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, तो आपका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हम उसको फॉलो करके अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? एक तरीके से हमारा डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, हम नई नई चीजें भी तो सीख रहे हैं। तो ये वही बात कर रहा है कि इट इज अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड, कि इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय वे ऑफ, और कैसे हम उसको डेवलपमेंट करते हैं? बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग देकर, ग्रूमिंग एक्सेट्रा। तो दिस इज द डेवलपमेंटल फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट, द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज human resource management is both science as well as art. क्या बात कर रहे हैं इसमें? वो क्या कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों है, साइंस भी और आर्ट भी है। साइंस कैसे है? अब हम इसमें प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, एक तरीके से हम उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से साइंस हो गया ये। बट जो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अब हमने पॉलिसीज बना ली, फॉर्मुलेट कर ली, प्लान्स बना लिए, अब इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट इज द आर्ट प्रोसेस। तभी बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस कैसे हुआ? आपने प्लान्स को, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया, दैट आर द साइंस, एंड जो उसको इम्प्लीमेंट किया उन पॉलिसीज और प्लान्स को, दैट इज द आर्ट। नाउ दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM, कि HRM के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट कंपैटिटिव। ये इंश्योर करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज्यादा कंपैटिटिव होनी चाहिए। क्यों? अगर आप कंपटीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते आज के इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में, तो यू विल नॉट स्टैंड फॉर एनी मोर। तो दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, कि टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट कंपैटिटिव। नाउ द सेकेंड इज to attract the most suitable talent available for its organizational structure and regularly motivate them for retention. ये क्या बोलता है?
कि to attract the most suitable talent available for its organization structure and regularly motivate them for retention. कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे सुटेबल जो बेस्ट टैलेंट जो है उसको अट्रैक्ट करना और उसको रेगुलरली मोटिवेट करना कि वो रिटेन रहे अपनी कैलिबर में, अपनी कॉम्पिटेंसेस में, ठीक है। नाउ द थर्ड इज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ। एचआरएम का बेसिकली ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करना। Now the next point is to record, audit and research the best ideas, opinions and suggestions of internal human resource regulators and other external stakeholders of the organization. Example, government, trade unions, customers, creditors and others. Now वो फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि आप बेसिकली आप टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहो बेस्ट आइडियाज, बेस्ट ओपिनियन और सजेशंस ऑफ इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या आगे चेंजेस के लिए रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली उसके लिए आप नए नए आइडियाज, नए नए ओपिनियंस लेके आओ, ताकि जिससे हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कंपैटिटिव ऑर्गेनाइजेशन बन सके। Now the next point is to ensure that all HR policies, strategies and programs are well understood by top management, middle management and all other levels in the organization. और HRM मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि जो भी HR पॉलिसीज बनी है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनी है, वो वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए बाय टॉप गवर्नमेंट, मिडिल गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग लेवल जिस भी लेवल पे लगे हुए सब लेवल पर वो सारी पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज टू टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेन डैमेज हैज बीन डन इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये वही बेसिक बात है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई डैमेज है, कोई किसी चीज को करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो तुरंत करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज टू मेंटेन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन and health by providing them appropriate compensation for the work done by them in the organization. बेसिकली आपको अपने एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को मेंटेन रखना चाहिए एंड उनकी हेल्थ को बाय प्रोवाइडिंग देम अप्रोप्रिएट कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कर उनकी हेल्थ को ध्यान रखते हुए उसको मेंटेन रखना चाहिए फॉर द वर्क डन बाय देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो जितना भी काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए बेसिकली। तो टू क्रिएट HR प्रोफेशनल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारे जो फ्यूचर प्रोफेशनल्स है वो फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर के लिए तैयार हो सके। दीज आर द बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द HR डिपार्टमेंट, कि HR डिपार्टमेंट का कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द मिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस and human resource management systems. Why? To perform with integrity, innovation and responsiveness and deliver excellent services to its employees. Human resource management provides executives and operational leadership through a set of best management practices, recommends policy and establishes administrative procedures including internal control for efficient and effective operations. Basically, कुछ subsystems हैं. Subsystems are like recruitment, placement and induction, organizational development, job designing, human resource planning, selection and staffing, compensation benefits, employee assistance, training and development. These are the subsystems of HRM. Now the next is the very most important point is that staffing is the core component of HRM. Core component कैसे कि staffing is basically staffing है क्या? Staffing is setting about
Staffing is all about setting guidelines and procedures to guide recruitment and placement. Staffing is all about setting guidelines and procedures to guide recruitment and placement. The presence of these staffing procedures will aid in the effective advertising and reaching out to potential employees. On the top of this, the person interviewing and selecting new staff should be able to identify candidates who are suitable for the various roles. The interview should be structured to ensure the success of the interview process as well as the candidate selection. तो बेसिकली स्टाफिंग क्या है कि क्या क्या गाइडलाइन सेट करनी है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं जो हमें हेल्प करते हैं ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट. दिस इज द स्टाफिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, स्टाफिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. स्टाफिंग एक और क्या काम है इसका? मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. It touches on issues like disciplinary matters, monitoring of leave, absences, and health and safety. Letting employees go is also covered under staffing. Therefore, an organization needs a robust system, need to make sure that all these elements are covered. In small companies, trained professionals may perform HR duties. In larger companies, an entire functional group is typically dedicated to the discipline, with staff specializing in various HR tasks and functional leadership, engaging in strategic decisions making across the business. It is also a field of research study that is popular within the fields of management and industrial organizational psychology, with research activities and appearing in the number of academic journals, including those mentioned later in this article. Businesses are moving globally and forming more diverse teams, and it is a role of human resources to make sure that these teams can function and people are able to communicate cross culturally and across the borders. Due to changes in the business, current topic in human resource are diversity and inclusion as well as using technology to advance employee engagement. कि बेसिकली ये बात बोल रहा है कि कैसे कैसे आप कम्युनिकेट करते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द बॉर्डर्स. ये सब ह्यूमन रिसोर्स जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है. कैसे आपके करंट टॉपिक्स है, क्या आपके करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, क्या आपको अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस की जरूरत है, क्या एडवांसमेंट चाहिए. दीज आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एक तरीके से द अल्टीमेट फोकस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? इज द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे पीपल, जो मेंबर्स एक तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऊपर वर्क करना. कैसे? उनको रेगुलर प्लानिंग, मॉनिटरिंग, उनका इवैल्यूएशन विच आर हेल्पफुल इन सक्सेसफुल एचआरएम. कि उनको टाइम टू टाइम उनकी मॉनिटर करना, उनको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना, जिससे हमारी एचआरएम जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक सक्सेस गेन कर सके. Now the next is, now today's last topic is role and objectives of human resource manager. कि एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या रोल रहते हैं और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. It is the function of the organization which is designed to maximize employee performance in service of an employer's strategic objectives. जैसे फर्स्ट है to frame a clear and easily implementable HR policy. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है
कि वो फ्रेम करे क्लियर और इजीली इम्प्लीमेंटेबल एचआर पॉलिसी। ऐसी एचआर पॉलिसीज क्रिएट करे जो अंडरस्टैंडेबल भी हो, क्लियर भी हो और इजीली इम्प्लीमेंटेबल भी हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज to nurture and develop a motivated HR team to meet business requirement. एक तरीके से ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो इतनी मोटिवेटेड एचआर टीम क्रिएट करे ताकि सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। नाउ to develop the collective knowledge of the HR team for handling complex and crisis situation arising due to dynamic and changing business environment. जैसे कि ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जैसे जैसे आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहेंगे वैसे वैसे सिचुएशन बहुत टिपिकल होती जाएगी। तो ऐसे क्राइसिस को होल्ड करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपको ऐसी एचआर टीम को हैंडल करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है जिसके पास सारी कलेक्टिव नॉलेज हो। ये सब काम कौन करता है? एचआर मैनेजर। अगर एक एचआर मैनेजर गुड टीम क्रिएट करता है तो बेसिकली जो रिजल्ट्स होते हैं ना इन फ्यूचर में, दैट विल बी द बेस्ट रिजल्ट्स। तो हमें एक तरीके से हम अपना बिजनेस जो चला रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्रिएट अ कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल बेस्ड टीम सो दैट वेरियस एचआर एस्पेक्ट्स कैन बी एड्रेस्ड। वो एक ऐसी स्किल बेस्ड टीम क्रिएट करता है जो हेल्प करता है एड्रेस करने में सारे एचआर एस्पेक्ट्स को। Now, to plan and implement an effective HR plan that aligns business plan and overall organizational plan. Basically, ये भी HR मैनेजर का काम है, वो एक कि कैसे प्लान क्रिएट करना है, कैसे उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। Now, the next is to execute manpower planning and budgeting and have a roadmap for recruitment assignments. To do manpower hiring as per the recruitment plan agreed along with the business heads and developmental heads. To keep ears open and reach out to all the employees through communication with employees at regular intervals for gathering insights at workplace and taking feedback. मतलब ये नहीं है कि वो एक कीप एन आई रखना, ये सिर्फ वो ये नहीं है कि सिर्फ चीजों को इवेलुएट करता है। वो क्या करता है, अगर वो कोई चीजों को क्लियर करता है, जब उसने पॉलिसी क्रिएट की, सारी चीजों को क्लियर किया, तो वापस से वो फीडबैक भी लेता है सो दैट अगर किसी चीज को वापस से चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो वो फीडबैक के थ्रू वो भी फुलफिल हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज टू प्लान एंड execute suitable interventions to keep the employees motivated. Okay. Now to act as a business partner and provide dashboard analytics to business heads, developmental heads, and to help them as a pulse of their team. To provide employee development and counseling assistance to employees, team members to enhance employee performance and productivity. इसको अपने employees की performance को enhance करना है, organization की productivity को increase करना है to get the best results. Now the last is to take adequate measures to retain good employees and high potential employees. बेसिकली वो सारे एडुकेट मेजर्स लेता है जिससे वो अपने गुड एम्प्लॉयज को और हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज को रिटेन कर सके इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ द HRM is the role and objective of HR manager. Now today we will done this all these topics. Next will be covered in the next class. Okay class, bye bye.